हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की क्लास में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। लास्ट क्लास में हम लोग जी रिसर्च के मेथड्स को कंप्लीट किए थे और आज जी हम लोग करने वाले हैं स्टेप्स या प्रोसेस ऑफ रिसर्च को। ठीक है, आइए चलते हैं क्लास में और समझते हैं क्या स्टेप्स या प्रोसेस ऑफ रिसर्च। देखिए, स्टेप्स या प्रोसेस ऑफ रिसर्च को आप बुक में समझने से पहले हम लोग समझ चलते हैं नोट्स में, और नोट्स में समझते हैं कि क्या कैसे प्रोसेस क्या होता है, स्टेप्स क्या होता है, और फिर समझेंगे कि रिसर्च का स्टेप्स क्या होता है। तो पहले नॉर्मली प्रोसेस समझे। हाँ जी, चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपको समझ में आएगा। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि आपकी एजुकेशन का क्या प्रोसेस रहा है, तो आप बताओगे कि सर पहले हम लोग नर्सरी केजी 1 to 10 तक कंप्लीट किए, 10th करने के बाद हमने 12th कंप्लीट किया, 12th के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और ग्रेजुएशन के फिर मास्टर्स कंप्लीट किया और तब जाके आप अभी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं। तो ये एजुकेशन का प्रोसेस रहा। ठीक, तो आपकी एजुकेशन का पता चल गया। कैसे एजुकेशन प्रोसेस का पता चल गया? जब आपने ये सारा चीज बताया। क्लियर है बात? तो एजुकेशन का प्रोसेस एजुकेशन से, तो सर इसी तरह से एक और प्रोसेस है, आइए उसको समझते हैं। तो पहले हम क्या समझेंगे? रिसर्च के स्टेप, सॉरी पहले स्टेप समझते हैं फिर रिसर्च के स्टेप समझेंगे। आइए देखिए क्या कहता है। कहता है रिसर्च के स्टेप्स को समझने से पहले आइए प्रोसेस या स्टेप को समझते हैं कि किसी भी चीज का प्रोसेस या स्टेप क्या होता है। नहीं, हाँ आइए। तो क्या बोला? बोला चाय, चलिए चलते हैं चाय बनाने के प्रोसेस में। अरे 80% लोगों को तो चाय ऐसे ही पसंद है, तो प्रोसेस भी पता होगा कि सर चाय बनता कैसे है। फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूं आपको क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सर मिल्क लेंगे, यानी कि दूध लेंगे और उसको पैन पे डालेंगे, और उसके बाद गैस, ऐसे तो बन नहीं जाएगा, तो गैस जलाएंगे, उस पर रखेंगे, फिर उसके थोड़ा सा गर्म होने के बाद चाय पत्ती डालेंगे, फिर अदरक इलायची डालेंगे, और थोड़ी देर में बॉईल होने के बाद क्या हो जाएगा? चीनी डाल देंगे, और चीनी डालने के बाद हमारी चाय हो जाएगी जी क्या? रेडी। आ हा 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 हा, सब लालच आ गया होगा चाय सुन के, नहीं? हाँ जी, तो ऐसा है। आप मुझे एक बात बताइए, सिंपल सा बात बताइए, बताइए आप मुझे एक बात बताइए कि मैंने चाय के प्रोसेस को समझा तो चाय बन गई। क्लियर है बात? जैसे अगर मैं एजुकेशन आपसे पूछा, भाई आपका एजुकेशन का प्रोसेस बताओ, तो आपके एजुकेशन को प्रोसेस समझने के लिए आपने एजुकेशन के प्रोसेस को बताया, 10th 12th ग्रेजुएशन मास्टर्स, तो समझ में आ गई। चाय के प्रोसेस को समझने के लिए हमने चाय किस तरह से बनता है ये देखा, समझ में आ गई चाय कैसे बनी। उसी तरीके से क्या बोला? इसका मतलब चाय का प्रोसेस ही चाय बनाना था। क्लियर है बात? जो चाय का प्रोसेस है वही तो चाय बनाना है। तो ठीक उसी प्रकार क्या बोल रहा है? ठीक उसी प्रकार से जब हम रिसर्च के प्रोसेस को समझते हैं तो हमें एक्चुअली ये पता चलता है कि हमें रिसर्च करना कैसे है। क्या बदलता है? रिसर्च करना कैसे? क्योंकि एजुकेशन प्रोसेस समझे तो हमको एजुकेशन समझ में आ गया, हम चाय के प्रोसेस समझे तो चाय बन गई। तो रिसर्च के प्रोसेस को भी अगर हम समझेंगे या प्रोसेस या स्टेप को समझेंगे तो हम ये कह सकते हैं ना कि सर रिसर्च पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब आइए समझते हैं क्या रिसर्च के प्रोसेस या स्टेप्स क्या होता है, एक एक करके इसकी चर्चा आराम से करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें, जैसे कि हम सबको पता है कि रिसर्च क्या है। सर रिसर्च हम लास्ट क्लास में सीख चुके हैं, रिसर्च यानी दोबारा फाइंड आउट करना। तो जब किसी एग्जिस्टिंग नॉलेज को या हम रिसर्च गैप फाइंड आउट करके, ठीक है, जब हम नए नॉलेज देने की काम करते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिसर्च बोलते हैं। क्लियर है बात? तो अब उसी का पहला प्रोसेस में जाते हैं कि सर हम जो रिसर्च गैप आप बोल रहे हो क्या है रिसर्च गैप? तो ये रिसर्च गैप ही क्या कहलाता है? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। जैसे अब सीधा सीधी बात समझाओ, जब आपके पास कुछ करने को है तभी तो वो काम करोगे, जैसे कुछ करने नहीं है फालतूगिरी। उसी तरीके से जैसे बहुत सारा चीज हम पढ़ते हैं, आसपास के चीजों को देखते हैं और वहां से मुझे कुछ समझ में आता है, कुछ क्लिक करता है कि अरे ये एक प्रॉब्लम हो सकता है, या कुछ पेपर पढ़ रहे हो कहीं से भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं प्रॉब्लम को हम कि भाई एक प्रॉब्लम है, उसको देखते हैं क्या होता है, और उस बेसिस पर देखते हैं कि भाई साहब किन किन लोगों ने क्या बता रखा है उस टॉपिक के बारे में, और उस प्रोसेस को कहते हैं क्या? लिटरेचर रिव्यू। जहां पे हम जो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया उस प्रॉब्लम के बारे में हम पूरा छानबीन करते हैं, खोज करते हैं, उसके रिलेटेड पेपर्स ढूंढते हैं, क्या क्या लोगों ने कहा है, किस किस तरीके के रिसर्च पे हुए हैं, वो सारा चीज को हम लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। दैट इज कॉल्ड लिटरेचर रिव्यू।
क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब लिटरेचर रिव्यू का मतलब लोग ये समझ लेते हैं बहुत सारे लोग कि भाई जो 60 पेज 200 पेज 300 पेज का जो थीसिस है वही लिटरेचर रिव्यू। बिल्कुल भी नहीं। लिटरेचर रिव्यू कहने का मतलब आपने जो प्रॉब्लम को फाइंड आउट किया, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स है, जर्नल्स हैं, जितने भी रिलेटेड इश्यूज, सब कुछ जो आप पढ़ रहे हो, दैट इज अ पार्ट ऑफ लिटरेचर रिव्यू। अच्छी वाली। अब ऐसा नहीं पेपर कटिंग्स कहीं भी कुछ भी उठा लियो, ऐसा नहीं। अब जब आप लिटरेचर रिव्यू पढ़ कर लोगे, समझ में आ जाएगी चीजें, तो उस बेसिस पर आप डिसाइड करोगे ऑब्जेक्टिव्स। तो क्या करोगे? थर्ड स्टेप, दैट इज फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। सर ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने का क्या मतलब? अरे भाई जब आप प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लियो, उसके बारे में जान लियो, तो ऑब्जेक्टिव बनाओ कि मेरा क्या पर्पस है, हम क्यों रिसर्च करना चाह रहे हैं, हम क्यों इस प्रॉब्लम पे काम करना चाह रहे हैं, कौन ऐसा प्रॉब्लम है जिस पे काम नहीं हुआ है और हम करना चाह रहे हैं। तो वही चीज तो हम ऑब्जेक्टिव्स में बताते हैं कि सर ये काम ऐसा था, ये काम अभी तक हुआ है, ये काम नहीं हुआ है, तो इस पे मैं काम करूंगा, दैट इज माय ऑब्जेक्टिव्स। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब उस बेसिस पर हम लेते हैं कुछ अजम्पशन। जो ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड किया, पढ़ा, उस बेसिस पर हम अजम्पशंस लेते हैं कि जो मेरा ऑब्जेक्टिव है उसका क्या चीज होगा, हम आगे जो करने जा रहे हैं वो उसका अजम्पशन सही है या गलत है, उस बेसिस पर कुछ कुछ अजम्पशंस बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। समझ में आया? कि जैसे मान लेते हैं मैंने बोला कि ये चीज सही है या गलत है, ठीक है, तो इसके लिए अजम्पशन बनाया जाता है, तो उसको उस अजम्पशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना। अब इसके बाद हम बनाते हैं क्या? रिसर्च डिजाइन करते हैं। सर रिसर्च डिजाइन क्या होता है? मतलब एक स्ट्रक्चर बनाना, एक फॉर्मेट बनाना, जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई साहब हमको करना क्या क्या है, कौन सी मेथोडोलॉजी लगानी है, ठीक है, मेथड्स टेक्निक्स क्या होंगे, तो वो हम कहाँ करते हैं? रिसर्च डिजाइन में करते हैं। तो सब अभी 5 स्टेप तक आगे देख लें एक बार। सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, प्रॉब्लम ढूंढा, उसके बेसिस पर हमने लिटरेचर रिव्यू किया, पढ़ा समझा चीजों को, और जब पढ़ने लिखने समझने के बाद हम फॉर्मुलेशन को ऑब्जेक्टिव्स किए कि भाई साहब हम डिसाइड किए कि मेरा पर्पस क्या होगा इस रिसर्च को करने का, और उस बेसिस पर हमने बनाया अजम्पशन बनाने के बाद अब हम बनाएंगे क्या? रिसर्च डिजाइन, जिसमें हम देखेंगे क्या? स्ट्रक्चर या फॉर्मेट, कि मेथड्स क्या लगाना है, टेक्निक्स क्या होगा, कैसे हम रिसर्च करेंगे, और उस बेसिस पर हम क्या करेंगे? सैंपलिंग करेंगे। सैंपलिंग मतलब सर कौन सा मेथड लेना है? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। सैंपलिंग के मेथड्स और सैंपलिंग डिजाइन को यूज करेंगे, और उस मेथड के अनुसार हम डेटा भी कलेक्ट करेंगे कि अलग अलग जगह से नहीं, और डेटा को एनालाइज करने के बाद, डेटा एनालाइज की बहुत कौन सा डेटा यूज है कौन सा नहीं है, उसके बाद जो हाइपोथेसिस हमने फॉर्मुलेट किया था उसकी करेंगे जी क्या? टेस्टिंग की कि क्या जो मैंने लिया था वो सही हुआ या गलत, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, इसके बेसिस पर हम लोग करते हैं क्या? हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और यहाँ पे अलग अलग तरीके का टेस्ट का यूज किया जाता है, पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का, और फाइनली हम क्या करते हैं? उसके बाद इंटरप्रेट करते हैं और रिपोर्ट राइटिंग तैयार, कंक्लूजन तैयार कर लेते हैं। फिर से एक बार देखें, क्योंकि यही स्टेप है, ध्यान दीजिएगा, यही स्टेप है, इसी स्टेप के बेस पर आपसे हर एग्जाम, हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो रिसर्च प्रोसेस वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आइए फिर से एक बार देखते हैं। सबसे पहले मैंने बोला ध्यान से समझिएगा, एक एक स्टेप को समझिएगा, बहुत क्लियर है, बहुत इजी है। हमने क्या किया? एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, एक प्रॉब्लम को देखा कि भाई ये प्रॉब्लम है, और वो फाइंड आया क्या? रिसर्च गैप से। हमने बहुत सारी चीजें पढ़ रखा था, तो उससे हमने गैप फाइंड किया कि भाई ये चीज नहीं हुआ। अब उस फाइंड आउट करने के बाद, प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के बाद, हमने उस टॉपिक पे पढ़ना शुरू किया कि और क्या क्या रिसर्च हुए हैं, दैट इज कॉल्ड लिटरेचर रिव्यू। अब उस लिटरेचर रिव्यू करने के बाद हमें क्लियर हो गया कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, माई पर्पस इज क्या, इज दैट, कि मेरा पर्पस क्या है जो रिसर्च मैं करने जा रहा हूं। तो वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया, उस ऑब्जेक्टिव के बेस पर हमने बना लिया हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेट कर दिया, अजम्पशन बना लिया, और अजम्पशन बनाने के बाद हम बना दिए रिसर्च डिजाइन कि भाई हमको करना क्या क्या है, कैसे कौन सी मेथोडोलॉजी लगानी है। और वो जब डिसाइड हो गया तो हमने किया सैंपलिंग, फिर सैंपल का काम शुरू कर दिया, कलेक्ट करना शुरू कर दिया, और फिर सैंपलिंग का मेथड डिसाइड करने के बाद हमने डेटा को कलेक्ट करना शुरू किया, डेटा एनालाइज किया, और फिर जो हाइपोथेसिस हमने बना रखा था उसकी करी टेस्टिंग कि क्या वो सही था या गलत था, और उस बेसिस पर हमने इंटरप्रेट कर दिया या कंक्लूजन लेके आ गए कि क्या होना है। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब बोला क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ना तो क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं एग्जाम में। आइए एक बार समझते हैं पहले क्या बोल रहा है। अब चाय वाला एग्जांपल याद होगा आपको? हाँ जी सर, एग्जांपल अभी बताया तो याद कैसे नहीं रहेगा। उसमें मुझे ये बताइए कि क्या कोई अगर अदरक या इलायची ना दे तो चाय बनेगी या नहीं?
कोई चीनी दे या ना दे तो चाय बनेगी या नहीं, ये दो सवाल है आपके पास। देखिए चाय वाला एग्जांपल में दिया था, हमने प्रोसेस समझा था, प्रोसेस में ये भी समझा था कि भाई यहाँ चाय अदरक ये सब की बात करी थी हमने, तो अदरक और अगर ना दे या इलायची ना दे तो चाय नहीं बनेगी क्या? बनेगी, बिल्कुल बनेगी। किसी को अदरक और इलायची नहीं पसंद, मत दे, चाय बन जाएगी फिर भी। या जो डायबिटीज के पेशेंट है वो चीनी ना दे, बन जाएगी फिर भी। तो उसी तरह से चाय के प्रोसेस डिपेंड किस पे कर रहा है? सामने वाले चीज पे। तो सेम लाइक दैट रिसर्च का प्रोसेस भी डिपेंड करता है। क्या बोला? ठीक उसी तरह रिसर्च के स्टेप्स में सारे स्टेप्स दे दे क्वेश्चन में, ये जरूरी नहीं, आपको कोई भी 4-5 स्टेप दे सकता है और उससे उसी को बोलेगा क्या? सीक्वेंस कर लो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने ये बोला, आप ये ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये चाय का प्रोसेस था, मैंने इसको हटा दिया, ये अदरक और इलायची वाली बात, स्टेप 4 को हटा दिया। अब बताइए जब ये 5 दे देगा, 1 2 3 5 और 6 ये दे देगा, बोलेगा अब बताओ चाय का प्रोसेस क्या? तो आप इसमें से फाइंड आउट नहीं कर लोगे इजीली कि ठीक है ना अदरक इलायची नहीं दिया, बाकी सब तो दिया है, तो पहले ऐसा तो नहीं करोगे, पहले गैस में चढ़ा दोगे, फिर उसके बाद दूध लोगे, तब पानी डालोगे और आप चाय रेडी हो जाएगा, फिर उसके बाद हम चाय पत्ती डालेंगे, ऐसा तो नहीं, हर किसी का एक स्टेप है, तो ये तो याद रहेगा। हाँ जी, ठीक उसी प्रकार रिसर्च के स्टेप भी ध्यान में रखिएगा। जैसे मान लेते हैं सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम को, अब कुछ लोग क्या करेंगे, रिसर्च सैंपलिंग और डेटा कलेक्शन को एक में डाल देंगे, सैंपलिंग एंड डेटा कलेक्शन को 6 और 7 प्रोसेस को मर्ज कर देंगे। मान लेते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस नहीं डालेंगे, ये दे दिए, 1 स्टेप दिया, दूसरा दिया, तीसरा दिया, चौथा छोड़ दिया, 5वां दिया, 6 7 को मर्ज कर दिया। अरे भाई साहब, प्रोसेस जब आपको पता है तो आप इजीली फाइंड आउट नहीं करोगे कि सबसे पहले आइडेंटिफाई प्रॉब्लम हुआ था, फिर लिटरेचर रिव्यू आ गया, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आ गया, हाइपोथेसिस नहीं दिया है तो क्या बात है, कोई बात नहीं, हम वो इनबिल्ट है, वो समझ गए हम। उसके बाद रिसर्च डिजाइन दे दिया, सैंपलिंग एंड डेटा कलेक्शन दे दिया, फिर डेटा एनालिसिस करके फिर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर लिए। तो यहां घुमाने की कोशिश करेगा, आपको घूमना नहीं है, आपको एक प्रोसेस याद रखना है, उस प्रोसेस के बीच में जो जो आएगा उसको लिख लेंगे, नहीं आएगा छोड़ देंगे, जो दिया गया है उसी के प्रोसेस को याद करेंगे। आइए अब चलते हैं कहां, किताब में। चलिए इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज और दिखा दे रहा हूं, फिर हम लोग इसमें और डीप जाएंगे। आइए ये देखिए प्रोसेस ऑफ रिसर्च, देखिए ये जो प्रोसेस है ना बेसिकली यही है रिसर्च, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम करते हैं, फिर लिटरेचर रिव्यू, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद स्केल्स के थ्रू मेजर करते हैं, ठीक है, फिर हम हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं, फिर रिसर्च डिजाइन बनाते हैं, प्रॉब्लम स्ट्रक्चर करते हैं, स्टडी डिजाइन करते हैं, एक्सपेरिमेंटल नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडी करते हैं, फिर आप आ जाइए डेटा कलेक्शन करते हैं। अब यहाँ डेटा कलेक्शन में हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ डेटा, मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन, ये सारी चीजें देखना है, क्या लेंगे। फिर सैंपल्स का कलेक्शन होता है कि कौन सा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग लेना है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग लेना है, ठीक है। उसके बाद उस बेसिस पर रिसर्च प्रपोजल, मेन एलिमेंट्स क्या है, नीड, बेनिफिट्स, ये सारा चीज देखना होता है। फिर डेटा कलेक्ट करना होता है, डेटा अलग अलग तरीके से, सर ऑब्जर्वेशन क्या, इंटरव्यू क्या, क्वेश्चनियर क्या, शेड्यूल्स क्या, ये इसकी बात करते हैं। उसके बाद फिर प्रोसेस एनालाइज डेटा करते हैं, ठीक है ना, डेटा का एडिटिंग, क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन, एनालिसिस और हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं, फिर जनरलाइजेशन कर देते हैं और उसके बेसिस पर रिसर्च का क्या करते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा ये जो 8 स्टेप्स यहां दिए हुए हैं ना, अगर आपको इसमें से कहीं से भी कुछ में उठा के दे दिया, मान लो कि स्टेप 1 का 2 पॉइंट्स दे दिया, स्टेप 3 का 3 पॉइंट्स दे दिया, तो आपको उसी बेसिस पे इसको फाइंड आउट करना है। ऐसा नहीं कि स्टेप 3 में जो चीज है वो स्टेप 1 में आ जाएगा और स्टेप 1 में जो स्टेप 3 में आएगा, नहीं, भले ही 1-2 चीज मिसिंग हो, स्टेप 2 मिसिंग हो, लेकिन आपको स्टेप 3 की बात ही रखनी है। प्रोसेस है ना, जैसे चाय बनाने के लिए पहले दूध, फिर पैन में डालेंगे, फिर गैस में जाएंगे, गैस में जाके उबालेंगे, फिर जाके उसके बाद अदरक इलायची वगैरह डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे और तब करेंगे। ऐसा ऐसा प्रोसेस है, उसी तरीके से इसका भी प्रोसेस है भाई साहब। समझ में आ गई बात? हाँ जी सर। तो अब आइए आप समझते हैं डीप में फ्रॉम दी बुक। आइए ये देखिए क्या बोल रहा है, आइए समझते हैं। कह रहा था गोल ऑफ द रिसर्च इज टू फाइंड आउट द ट्रूथ and use a scientific method that results in a reasonable and sound answers to important questions that will further our understanding of human behavior। क्या बोला, रिसर्च का गोल क्या है, ट्रूथ को फाइंड आउट करना, और किससे, साइंटिफिक
मेथड को यूज करके, क्या करके, साइंटिफिक मेथड को यूज करके जो रिजल्ट दे रीजनेबल, और जो आपको क्या करे, आंसर, बोले भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का आंसर करे, जिसको हम आगे फ्यूचर में ह्यूमन बिहेवियर के साथ डिस्कस कर सकें। क्लियर बात। तो रिसर्च का गोल क्या, सिंपल, ट्रूथ फाइंड आउट करना साइंटिफिक मेथड को यूज करते हुए। क्लियर है बात। हाँ जी सर। क्या कह रहा है, कह रहा है रिसर्च प्रोसेस कंसिस्ट द सीरीज ऑफ एक्शन, रिसर्च प्रोसेस में कुछ सीरीज ऑफ एक्शंस है एंड स्टेप्स है नीडेड फॉर कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च को कंडक्ट कराने के लिए कुछ प्रोसेस की या स्टेप्स की जरूरत है। कह रहा है इफ द रिसर्चर फॉलो सर्टेन स्टेप्स इन कंडक्टिंग द रिसर्च द वर्क कैन बी कैरिड स्मूथली विद द लीस्ट डिफिकल्टी। बोल रहा है अगर कोई रिसर्चर वो सर्टेन स्टेप्स को फॉलो करेगा तो उसको रिसर्च कंडक्ट करने में इजी होगा, आसानी होगी, स्मूथली वो कर सकता है। कह रहा था प्रपोज्ड फ्लो चार्ट गिवन द इलस्ट्रेट द रिसर्च प्रोसेस। अब देखिए क्या है, नीचे प्रोसेस दिया हुआ है, द रिसर्च प्रोसेस कंसिस्ट अ नंबर ऑफ क्लोजली रिलेटेड एक्टिविटीज शोन इन द स्टेप 1 टू स्टेप 10, 1 से 10 तक का स्टेप है जो मैंने आपको ऑलरेडी चर्चा करा है। कह रहा है बट सच एक्टिविटीज ओवरलैप कंटिन्यूअसली रादर देन फॉलोइंग स्ट्रिक्टली प्रिस्क्राइब्ड सीक्वेंस, द ऑर्डर ऑफ द वेरियस स्टेप्स शोन प्रोवाइड्स a useful procedural guideline regarding research process, details of which research stage is given underneath। तो देखिए सिंपल सा बोला भाई, कुछ स्टेप है, प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बेसिस पर आपको क्या कुछ गाइडलाइन देंगे जो नीचे दिया गया। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। नहीं मैंने बताया कि सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। देख क्या बोल रहा है, बोल रहा था फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर आइडेंटिफाई प्रॉब्लम इज आस्किंग अ क्वेश्चन और आइडेंटिफाई अ नीड दैट अराइजेज अ रिजल्ट ऑफ क्यूरियोसिटी टू व्हिच इट बिकम्स नेसेसरी टू फाइंड एन आंसर। तो क्या बोला, जब जो सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो क्या है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, क्वेश्चन पूछना भाई साहब क्यों, किस वजह से ये नीड अराइज हुई है या नीड क्यों अराइज हुई है ना, ये इसका क्या रीजन हो सकता है। तो वही आपका क्या है सवाल होगा, यही आपका क्या होगा, आइडेंटिफाई करना प्रॉब्लम को। कह रहा द साइकोलॉजिकल स्टडीज आर फोकस्ड वन और मेनी ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। अब देखिए जो साइकोलॉजिकल स्टडीज है किन किन तरह के क्वेश्चंस पे फोकस्ड है। कह रहा व्हाट आर द इवेंट्स दैट कॉज और डिटरमाइन अ गिवन बिहेवियर और रिस्पॉन्स। बोला क्या कौन से इवेंट्स हैं जो कॉज कर या डिटरमाइन निर्धारण कर रहे हैं जो बिहेवियर दिया गया है या रिस्पॉन्स बिहेवियर, दोनों में से एक। बोला कि कौन सा बिहेवियर ऐसा है या रिस्पॉन्स ऐसा है जो निर्धारण कर रहा है किसका, कि कौन सा इवेंट हुआ है। दूसरा बोल रहा है व्हाट इज द नेचर ऑफ बिहेवियर और एक्शन, उस बिहेवियर और एक्शन का नेचर क्या है, ठीक है। कह रहा है हाउ इट इज लिंक्ड विद अनदर एक्शंस एंड बिहेवियर, और उस एक्शन और बिहेवियर को अनदर बिहेवियर और एक्शन से कैसे लिंक किया जा सकता है। कह रहा है व्हाट आर द रिलेशनशिप ऑफ द इंटर साइकोलॉजिकल प्रोसेस विद द बिहेवियरल फेनोमेनन। देखिए ये सब सारे सवाल जो है ना, यही सवाल आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम है कि भाई कोई भी प्रॉब्लम फाइंड आउट कैसे करना है। देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा था रिसर्च क्वेश्चन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द स्टडी। जो रिसर्च का क्वेश्चन है वो क्या करते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं उसके स्टडी का। द रिसर्चर्स हैव टू स्ट्रगल अ लॉट आइडेंटिफाई एंड आर्टिकुलेटिंग द सेम। तो रिसर्चर्स को बहुत सारी मेहनत स्ट्रगल करना पड़ता है इसको आइडेंटिफाई और आर्टिकुलेट करने के लिए। कह रहा है एसेंशियली 2 स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम थॉरोली एंड रीफ्रेजिंग द सेम इनटू मीनिंगफुल टर्म्स फ्रॉम एन एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए बोल रहा है जब प्रॉब्लम आप फाइंड आउट करेंगे तो दो रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने में 2 चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना थोरोली, और दूसरा उस प्रॉब्लम को रिफ्रेज करना जिससे क्या आप एनालिसिस अच्छे तरीके से कर पाओ। कह रहा है द मेन फंक्शन ऑफ फॉर्मेटिंग रिसर्च प्रॉब्लम इज टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू फाइंड आउट अबाउट। बोला मेन फंक्शन क्या है रिसर्च प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने का, कि आप क्या चाहते हो, उससे के बारे में क्या फाइंड आउट करना चाहते हो। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू एवेट द रिसर्च प्रॉब्लम इन द लाइट ऑफ। देखिए ये भी जरूरी है ना कि भाई रिसर्च प्रॉब्लम तो हम सोच रहे हैं और मेरे पास पैसा ही नहीं हो, ठीक है। तो बोल रहा है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इवेल्युएट करो कि रिसर्च प्रॉब्लम इन सब चीजों के बिहाफ में जरूर हो। पहला फाइनेंशियल रिसोर्सेज एट योर डिस्पोजल, जितना आपकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए तभी रिसर्च होगा। आप जाके आप किसी और देश की खोज में जुट जाओगे तो पैसे भी तो होने चाहिए, नहीं ये नहीं। कह रहा था टाइम अवेलेबल विद यू एंड योर रिसर्च सुपरवाइजर। बोल रहा है जितना टाइम अवेलेबल हो
आपका और आपके सुपरवाइजर का, ये भी आपको देखना है। क्या सुपरवाइजर एक्सपर्टीज एंड नॉलेज इन द फील्ड ऑफ स्टडी। हाँ, आप सुपरवाइजर मैथ्स का है और आप सोशल साइंस के रिसर्च करना जा रहे हो तो पॉसिबल नहीं है, तो आपका एक्सपर्टीज और उसका चीज देखना पड़ेगा, इंटरेस्ट, सॉरी आपका इंटरेस्ट और उसका एक्सपर्टीज। कह रहा योर ओन एक्सपर्टीज एंड नॉलेज, बोल रहा है आपको किस फील्ड में एक्सपर्टीज और नॉलेज है ये भी देखना पड़ेगा। Whether you have significant knowledge about the computers and the software, if you plan to use them, it is equally important to identify any gaps in your knowledge, relevant disciplines such as statistics required for analysis। बोला भाई साहब अगर आप रिसर्च करने जा रहे हो तो आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है कि नहीं, आपको डेटा स्टैटिस्टिक्स यूज करना आ रहा है कि नहीं, ये सारा चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है बात? तो देखिए आपको सिर्फ प्रॉब्लम फाइंड आउट नहीं करना है, उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि रिसर्च में जो प्रॉब्लम आ रही है क्या हम उस चीज को समझने के लायक हैं, क्या हमारे पास उतने फाइनेंशियल रिसोर्सेस हैं, क्या हमारा जो सुपरवाइजर है या उसकी इस फील्ड में एक्सपर्टीज है, क्या मेरे पास टाइम है या रिसर्चर के आपके सुपरवाइजर के पास टाइम है। तो ये सारे बातों का भी ध्यान रखना है प्रॉब्लम फाइंड आउट करने के साथ साथ। अब दूसरा जो स्टेप है वो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर। देखिए क्या बोलता है, पूरा रिव्यू ऑफ लिटरेचर क्या, फॉर आइडेंटिफाई अ गुड सॉल्वेबल प्रॉब्लम द इन्वेस्टिगेटर अंडरटेक्स द रिव्यू ऑफ लिटरेचर। बोला क्या, एक गुड सॉल्वेबल प्रॉब्लम के लिए इन्वेस्टिगेटर क्या करता है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर करता है। मतलब वही आपके अलग अलग प्रॉब्लम्स को समझने के लिए, आपकी थॉट्स को समझने के लिए अलग अलग लोगों ने क्या अपने एस्पेक्ट्स दिए हैं, क्या बताया है, उसी को तो हम लोग लिटरेचर रिव्यू कहते हैं। उन्होंने भी तो कुछ लिखा होगा। देखिए क्या कह रहा है, अ बॉडी ऑफ प्रायर वर्क रिलेटेड टू द रिसर्च प्रॉब्लम इज रेफर्ड टू ए लिटरेचर। क्या ध्यान से लाइन को देखिएगा, क्या बोल रहा है, अ बॉडी ऑफ प्रायर वर्क, जो काम आप सोच रहे हो उससे रिलेटेड वर्क, रिसर्च प्रॉब्लम जो पहले सॉल्व किया जा चुका है उसको हम लोग क्या बोले, लिटरेचर बोले। तो कह रहा है साइंटिफिक रिसर्च इंक्लूड्स द रिव्यू ऑफ रिलेवेंट लिटरेचर। और साइंटिफिक रिसर्च क्या इंक्लूड करता है कि भाई एक रिलेवेंट लिटरेचर होना चाहिए, एक नहीं बहुत सारे लिटरेचर होना चाहिए। कह रहा है when a researcher review the process previous researches in a related fields, he becomes familiar with the several known and unknown phenomena। क्लियर बात है। Therefore, one obvious advantage of review of the literature is that helps to eliminate duplication what has already been done and provides guidance and suggestions for the further research। तो देखिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर का इसलिए भी जरूरी है कि भाई साहब पहले क्या क्या हो चुका है उस फील्ड में उसको आप डुप्लीकेट ना करें, आप कुछ नया फाइंड आउट करके दें जिससे आगे फ्यूचर में रिसर्च में, फर्दर रिसर्च में हेल्प हो सके किसकी, जो नए रिसर्चर आएंगे। तो बोल रहा था मेन पर्पस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर इज फोरफोल्ड। क्या क्या है, कह रहा है इट गिव्स एन आइडिया अबाउट द वेरिएबल्स व्हिच हैव बीन फाउंड टू बी कंसेप्चुअली एंड प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट एंड अनइंपॉर्टेंट इन द रिलेटेड फील्ड। तो बोल रहा है एक आइडिया मिल जाता है कि कौन कौन सा वेरिएबल यूज किया गया। दूसरा बोल रहा था लिटरेचर प्रोवाइड्स एन एस्टिमेट ऑफ द प्रीवियस वर्क एंड प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द मीनिंगफुल एक्सटेंशन ऑफ द प्रीवियस वर्क। तो बोल रहा है लिटरेचर के पास ऑप्शन रहता है क्या, सॉरी लिटरेचर क्या प्रोवाइड करता है कि भाई पहले क्या काम हो चुका है और उस बेसिस पर आगे आप क्या काम कर सकते हैं। ठीक कहता है literature review of literature helps the researcher in systematically compiling the expanding and growing body of knowledge। तो review of literature किसमें हेल्प करता है, रिसर्चर को सिस्टमैटिकली एक्सपैंड करने में और बॉडी को ग्रो करने में, नहीं नॉलेज के, अब बॉडी ये बॉडी नहीं, नॉलेज ऑफ बॉडी नहीं, उसको ग्रो करने में। फिर डी कहता है रिव्यू ऑफ आल्सो फैसिलिटेट इन ड्राइंग फुल यूजफुल कंक्लूजंस रिगार्डिंग द वेरियस अंडर स्टडी एंड प्रोविजंस a meaningful way of their subsequent applications। और ये क्या कह रहा है, बोला a review of literature also helps in redefining the variables, variables को redefine करने में भी क्या मदद कर रहा है, कह रहा है determining and meanings and relationship among them। तो बोल रहा है भाई साहब एक तो redefine करने में variables को, determine करने में meanings को और relationship को, उसके बीच में क्या relationship है इसमें भी वो review of literature क्या help करता है, so that the researcher can build a case as well as a context for further investigation that has merit and एप्लीकेबिलिटी। तो इस बेस पर रिसर्चर को क्या मिल जाए, एक केस मिल जाए जिस बेसिस पर, जिस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर वो क्या करे, अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाए और उसके मेरिट और एप्लीकेबिलिटी पता चल पाए। तो ये बेसिकली सही चीज है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर में हमको ये सारा चीज पता चल जाता है क्योंकि हम प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लेते हैं, उस बेसिस पर हम किसी जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ऑलरेडी रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया है कुछ भी
कोई भी चीज, कोई कंक्लूजन पे पहुंचे हैं उसकी हम स्टडी करते हैं और उस स्टडी के बेस पर अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे और बढ़ाते हैं और अपनी मेरिट डिमेरिट उसमें आगे देखते चले जाते हैं और उस बेसिस पर हम फॉर्मुलेट करते हैं क्या, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस होता है क्या, एजम्पशन बेस्ड बनाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा व्हेन द रिसर्चर हैज आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम एंड रिव्यूड द रिलेवेंट लिटरेचर ही फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस। इसके बाद वो हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करता है। From a careful examination of the relevant theory, previous findings, the psychologist would be able to state one or more prepositions whose validity could be tested। बोल रहा भाई साहब इस बेसिस पर जो रिसर्चर है वो एक या दो प्रीपोजिशन जिसको assumptions भी कहते हैं वो क्या कर सकता है, वो फॉर्मुलेट करेगा जिसको हम लोग बाद में टेस्ट कर सके। सो कह रहा है आइडियली दीज हाइपोथेसिस वुड बी बेस्ड ऑन अ डिडक्टिव थ्योरी बट दे मे सिंपली बी द न्यू हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग्स। तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है ये जो हाइपोथेसिस आप फाइंड आउट करेंगे या हाइपोथेसिस आप बनाएंगे या फॉर्मुलेट करेंगे वो डिडक्टिव थ्योरी बेस्ड होना चाहिए और क्या वो न्यू हाइपोथेसिस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्रीवियस हाइपोथेसिस जो लिखा गया उस पे काम करिए। तो क्या बोल रहा है, the hypothesis may be defined as a tentative statement showing a relationship between variables under study. It is stated in the form of declarative sentence. For instance, suppose you are interested to know the effect of reward on learning. You have analyzed the past research and the found of the indication that two variables are positively related. You need to convert this idea in terms of testable स्टेटमेंट। तो क्या बोल रहा है, ध्यान समझिएगा, बोल रहा है हाइपोथेसिस क्या है, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट जिसको हम लोग एजम्पशन बोल सकते हैं जो दो वेरिएबल्स के बीच के स्टडी को बताता है और बोल रहा है कि भाई साहब अगर आप हाइपोथेसिस को फॉर्म करना चाह रहे हैं तो आपको डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट के फॉर्म में बनाना पड़ेगा। और उसीलिए बोला कि अगर आपको इंटरेस्ट है किसी इफेक्ट को जानने के लिए कि लर्निंग के रिवॉर्ड को के इफेक्ट को समझने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास्ट रिसर्च को इफेक्ट को देखना पड़ेगा और उस बेसिस पर आपको क्या करना पड़ेगा, रिसर्च फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। क्लियर है बात? हाँ जी सर। अब क्या बोल रहा है, पॉइंट यू में डेवलप द फॉलोइंग हाइपोथेसिस। अब देखिए इस बेस पर हाइपोथेसिस आपको बनाना पड़ेगा। कह रहा दोज हु आर रिवॉर्डेड शैल रिक्वायर लेसर नंबर ऑफ ट्रायल्स टू लेसन देन हु वाज नॉट रिवॉर्डेड। ठीक है, बोल रहा हाइपोथेसिस प्ले एन की रोल इन द फॉर्मुलेटिंग एंड गाइडिंग ऑन स्टडी। तो हाइपोथेसिस बेसिकली हेल्प करता है कि फॉर्मुलेट करने के लिए कि आगे की स्टडी आपकी कैसी होनी है। क्लियर है बात? अब इसके इस बेस पर हम लोग नेक्स्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल। ये एक्सपेरिमेंट रिसर्च होता है नहीं। हाँ जी, ये देखिएगा क्या बोल रहा है, variable while taking about the hypothesis you will encounter the word variable in the specific literature psychology. Variables are defined those characteristics in which they are manipulated, controlled and observed by the experimenter. तो ये चीज करना है। कह रहा है at least 3 types of variable must be recognized outside the dependent variable, the independent variable and the extraneous variable। देखिएगा जी, एक बात को ध्यान में समझिएगा, 3 तरह के वेरिएबल्स की चर्चा में करनी होती है और 3 तरह के वेरिएबल्स हमें पढ़ने होते हैं। एक तो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जहां वर्क में इंडिपेंडेंटली होता है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं टीचिंग की, तो टीचिंग में टीचर जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और स्टूडेंट जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। उस बीच में जो मटेरियल यूज हो रहे हैं या फिर इसके बीच में टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो लिंक लेके आता है उसको इंटरवेनिंग वेरिएबल बोलते हैं। और एक ऐसा वेरिएबल होता है जो ना चाहते हुए भी इंटरप्ट कर दे, जैसे अचानक से अभी मैं पढ़ा रहा हूं बिजली चली जाए, तो जिसकी वजह से स्टडी इंपैक्ट हो रही है, वैसे तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रानस वेरिएबल। जैसे अभी मैं पढ़ा और अचानक बिजली चली जाए तो क्या होगा, रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी, तो वो इंपैक्ट पड़ रहा है कहीं ना कहीं इवेंट पे। हाँ जी, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सट्रानस वेरिएबल। और इसी की चर्चा आगे इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से, लेकिन आप ये जानिए कि इसके बाद वेरिएबल्स को देखना होता है। अब इसको यहां से आप छोड़ दीजिए, नेक्स्ट चलते हैं कहां, फॉर्मुलेटिंग रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन क्या होता है सर? अभी रिसर्च डिजाइन का मतलब होता है स्ट्रक्चर फॉर्मेट करना, नहीं फॉर्मेट क्या करना, स्ट्रक्चर की हमको क्या मेथोडोलॉजी लगानी है, क्या टेक्निक्स लगाने हैं, उसका एक फॉर्मेट बनाना। देखिए क्या कह रहा है, अ रिसर्च डिजाइन में बी रिगार्डेड एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ दोस प्रोसीजर्स व्हिच आर एडेप्टेड बाय द रिसर्चर फॉर टेस्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्या बोला, रिसर्च डिजाइन क्या है, ब्लूप्रिंट है उनके लिए, उस कौन से किसके लिए, रिसर्चर्स के लिए जो प्रोसीजर एडॉप्ट करना चाहते हैं रिसर्च का टेस्टिंग करने के लिए दो रिलेशन के बीच में, वेरिएबल और
इन वेरिएबल सॉरी क्या बोलते हैं, दो वेरिएबल्स के बीच में, डिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में। क्लियर है बात? हाँ, बोल रहा है देयर आर सेवरल काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस एंड सिलेक्शन इन वन बेस्ड अपॉन द पर्पस ऑफ रिसर्च, टाइप्स ऑफ वेरिएबल टू बी कंट्रोल्ड एंड मैनिपुलेटेड एज वेल एज अपॉन द कंडीशंस अंडर व्हिच द एक्सपेरिमेंट इज टू बी कंडक्टेड। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम लोग ने पढ़ा है दो तीन चार चीजें, उनकी मेन चीज है क्या, कंट्रोल्ड है, ऑब्जर्वेशन है, मैनिपुलेशन, ये तीनों चीजें होती है। कह रहा था मेन पर्पस ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इज टू हेल्प द रिसर्चर मैनिपुलेटिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स फ्रीली एंड टू प्रोवाइड द मैक्सिमम कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल वेरिएबल्स। क्लियर है? तो सर ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का कह रहा है कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहां इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करते हैं, उसको फ्री छोड़ देते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो ये था क्या, ये आप रिसर्च डिजाइन है। ठीक है, उसके बेस पर आप ऑब्जर्वेशन एंड मेजरमेंट करते हैं, ये देखिए, और ऑब्जर्वेशन मेजरमेंट करने के बाद डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हैं, और फिर हाइपोथेसिस जो आपने फॉर्मुलेट किया था उसकी टेस्टिंग करते हैं, और उसकी टेस्टिंग करने के बाद आप रिपोर्ट क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, कंक्लूजन नहीं, हाँ जी सर, और उस कंक्लूजन के बेस पर आप रिपोर्ट और पब्लिकेशंस बना देते हैं। बेसिकली इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, जो मेन स्टेप आपका है वो ये है, इसको कभी छोड़िएगा मत, इसको ध्यान से समझिएगा। एक एक मैंने इसको बताया, फिर से एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं। तो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम पहला स्टेप, दूसरा स्टेप प्रिपेयरिंग रिसर्च डिजाइन, तीसरा पर डेवलपमेंट डाटा कलेक्शन, चौथा स्टेप आपका सिलेक्टिंग सैंपल्स, पांचवा स्टेप आपका राइटिंग रिसर्च प्रपोजल, और उसके बाद क्या, उसके बाद है जी कलेक्टिंग डेटा, प्रोसेसिंग एंड एनालाइजिंग डेटा, और राइटिंग रिसर्च रिपोर्ट। अभी इसको एक एक करके आगे पढ़ेंगे, एकदम ब्रीफ में पढ़ेंगे, तो बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली यही हमें सारा रिसर्च में पढ़ना है, जितना आप ये देख रहे हो ना, ये सारा हमें रिसर्च में पढ़ना है, और इसी को एक एक करके आगे पढ़ेंगे। जैसे अभी नेक्स्ट स्टेप आपका आई थिंक होना चाहिए रिसर्च डिजाइन का, तो उसको भी डीप में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक एक चीज को डीप में पढ़ेंगे, एक एक स्टेप को आगे पढ़ते जाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। रिसर्च स्टेप मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा, मैंने इतने अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया। तो बेसिकली मैं फिर से इसको कंक्लूड कर देता हूं कि रिसर्च स्टेप कहने का मतलब आप जो रिसर्च में करने जा रहे हो या करने का जो प्रोसीजर है उसको बोलते हैं रिसर्च का स्टेप। सीधा सीधी बात, जैसे चाय बनाने के स्टेप को चाय बन गया, एजुकेशन प्रोसेस को एजुकेशन बन गया, उसी तरह से रिसर्च का जो स्टेप होता है जो आप रिसर्च में करोगे वही आपका क्या है, रिसर्च स्टेप्स है। जो मैंने नोट्स में 10 स्टेप आपको बताया ना वो बेस्ट है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके उससे बन जाएंगे। ठीक है, आगे के लिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।